नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 10 मजदूरों की मौत, 20 लोग जख्मी। रिएक्टर में विस्फोट के बाद लोग भागते दिखे। बिहार में फिर टूटा आसमानी कहर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 7 लोग झुलसे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गिरी 5 मंजिला इमारत, भारी बारिश से भट्टा कुफर इलाके में हादसा, 4 लेन निर्माण के चलते बिल्डिंग दरार। जम्मू कश्मीर में एलओसी से पाकिस्तानी आतंकियों का गाइड गिरफ्तार, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा और घुसपैठ में मदद कर रहा था गाइड। राष्ट्रपति ने बरेली में 24 स्टूडेंट्स को दिए मेडल उपाधि, सीएम योगी ने द्रौपदी मुर्मू का वेलकम किया। हरियाणा में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, 3 जिलों में सख्ती, 28 लाख वाहनों पर असर, 10,000 रुपए तक जुर्माना। आप देख रहे हैं सारथी। चंडीगढ़ से आपको खबर बता देते हैं इस वक्त की। चंडीगढ़ से खबर, मुख्यमंत्री नायब सैनी की बैक टू बैक बैठक है और HSAMB के अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। बजट घोषणाओं के संबंध में बैठक करेंगे नायब सैनी और वन विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी और शाम 5 बजे का टाइम होगा वन विभाग के अधिकारियों के साथ जब ये बैठक की जानी है। बजट घोषणाओं के संबंध में भी बैठक करेंगे। शाम 5 बजे ये बैठक होगी। चंडीगढ़ से खबर, जहां पर चरखी दादरी में मंत्री का कांग्रेस पर हमला और मंत्री रणवीर गंगवा का कांग्रेस पर हमला है। आज तक कांग्रेस संगठन नहीं बन पाई है। रणवीर गंगवा का कहना है अलग अलग गुटों में बटी हुई है कांग्रेस। रणवीर गंगवा एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। कांग्रेस नेता रणवीर गंगवा का ऐसा कहना है। खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री रणवीर गंगवा का कांग्रेस पर ये हमला है। आज तक कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई। वहीं अलग अलग गुटों में कांग्रेस चूंकि बटी हुई है और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं। रायपुर से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ को मिल सकता है नया मुख्य सचिव आज, और मनोज पिंगुआ रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। सुब्रत साहू भी दावेदार हैं और मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज हो रहे हैं सेवानिवृत्त। मुख्यमंत्री ने की थी राज्यपाल से अहम मुलाकात। रायपुर से खबर, छत्तीसगढ़ को मिल सकता है नया मुख्य सचिव आज, और मनोज पिंगुआ रेस में सबसे आगे हैं। सुब्रत साहू भी दावेदार हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री ने की थी राज्यपाल से अहम मुलाकात। और रायपुर से खबर, छत्तीसगढ़ को मिल सकता है नया मुख्य सचिव आज। मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज रिटायर्ड हो रहे हैं। रायपुर से खबर, छत्तीसगढ़ को मिल सकता है नया मुख्य सचिव आज। रायपुर से आपको खबर बताते हैं, सीएम से केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने मुलाकात की है। रायपुर सीएम निवास में सौजन्य भेंट का आयोजन किया है और राज्य में राज्य में कोयला खनन की प्रगति पर चर्चा हुई। खनन कार्यों में आ रही बाधाओं पर भी मंथन हुआ है। श्रमिकों की सुविधाओं पर भी विशेष फोकस है और विकास कार्यों की समीक्षा के जो बिंदु हैं वो भी सामने आए हैं। कोयला उत्पादन में तेजी लाने पर सहमति बनी है और राज्य और केंद्र के समन्वय से आगे बढ़ेगा खनन कार्य। रायपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, सीएम निवास में सौजन्य भेंट का आयोजन हुआ है। राज्य में कोयला खनन की प्रगति पर चर्चा की गई है और साथ ही खनन कार्यों में आ रही बाधाओं पर भी मंथन किया गया है। तो श्रमिकों की सुविधाओं पर विशेष रूप से फोकस है, साथ ही साथ विकास कार्यों की समीक्षा के जो बिंदु हैं वो भी सामने आए हैं। जांजगीर चांपा में जिले के चांपा से चक्का जाम की खबर सामने आई। ग्रामीणों में सड़क की मरम्मत को लेकर भारी नारेबाजी और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि 1 वर्ष पहले भी आंदोलन हुआ था और लिखित आश्वासन के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि खोखसा, पीथमपुर और मार्ग की खराब स्थिति को लेकर ग्रामीण और सरपंच कई बार जो ज्ञापन है दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाराजगी दिखाते हुए ग्रामीणों ने फिर से चक्का जाम कर दिया है और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जब इन लोगों को जमीन लेना हो, आरटीओ ऑफिस बनाना हो, तुरंत पास हो जाता है। काम आप जल्दी करिए, ये नौबत। और हरियाणा में मौसम ने दस्तक दे दी है। अंबाला और यमुनानगर में देर रात से हो रही है बारिश। पंचकुला और झज्जर में भी देर रात बारिश हुई। वहीं आईएमडी ने प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां पर बारिश ने चूंकि अब देखा जा रहा आगाज हो चुका है हरियाणा में और बारिश देर रात से चल रही है और अभी भी स्थिति बनी हुई है। मानसून में तब्दीली देखी जा रही है। हरियाणा में मानसून ने दस्तक दे दी है और आईएमडी ने प्रदेश में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो अंबाला और यमुनानगर में देर रात से बारिश हो रही है। खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, पंचकुला और झज्जर में भी देर रात से बारिश देखी जा सकती है। तो अंबाला और यमुनानगर में देर रात से हो रही है बारिश। खबर आपको बता रहे हैं
पंचकुला और झज्जर में भी देर रात हुई बारिश। तो आईएमडी ने प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। खबर हरियाणा से मानसून की दस्तक देखी जा सकती है, एंट्री दे दी है हरियाणा में और देर रात से लगातार जो कि बारिश जारी है। तो पंचकुला और झज्जर में भी देर रात से बारिश हुई है और आईएमडी ने प्रदेश में बारिश का अलर्ट चूंकि जारी किया है। और सिरसा के कालांवाली नगरपालिका चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। सोमवार सुबह 11 बजे से चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के अंबेडकर भवन में मतगणना शुरू हुई थी और प्रधान और पार्षद पद के सभी उम्मीदवारों में उत्सुकता के साथ तनाव का माहौल भी देखा गया। मतगणना के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम भी किए और स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम मशीनों की कड़ी निगरानी भी की गई। विश्वविद्यालय परिसर में रविवार रात से ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता डेरा डाले हुए थे और सुबह से ही समर्थकों और एजेंटों की भीड़ मतगणना स्थल पर जुटने लगी। सूत्रों के अनुसार मतगणना वार्ड वाइज का एक साथ चूंकि की जा रही है। मतदान के दौरान 77.85% मतदान दर्ज किया गया था, जो चुनाव में लोगों की गहरी भागीदारी को भी दर्शाता है। प्रशासन ने मतगणना स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी भारी पुलिस बल तैनात किया। आइए 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 आइए। और भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में 27 जून को हुई दिन दहाड़े लूट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन किया है और गिरफ्त में आया अपराधी मिट्ठू यादव उर्फ देवा के पास से 25,000 नगद, लूटा गया टैब और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई। 27 जून को मिस्र डी अंबुज मोड़ के पास 2 बाइक सवार अपराधियों ने भारत फाइनेंशियल कंपनी के मैनेजर अमित कुमार से 74,099 नगद, मोबाइल और टैब हथियार के बल पर लूट लिए थे। पुलिस ने कांड संख्या 252/25 दर्ज कर त्वरित कार्रवाई शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के बाद मिट्ठू यादव को गिरफ्तार किया और पुलिस ने बताया कि यह अन्य आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस छापेमारी दल का जो कि नेतृत्व थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार कर रहे हैं। दिनांक 27 तारीख को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में अब्जुगंज मोड़ के पास जो भारत फाइनेंशियल में काम करने वाला एक मैनेजर पद पे अमित कुमार है, उसके साथ एक लूट की घटना कारित की गई, जिसमें उसके साथ मारपीट करके 74,099 रुपये, उसका जो कंपनी का टैब रहता है जिससे वो कलेक्शन का काम करता है, और मोबाइल लूट लिया गया। इस संबंध में 252/25 केस दर्ज करके त्वरित अनुसंधान हेतु थानाध्यक्ष ने घटनास्थल पर जाकर जो भी आवश्यक अनुसंधान हेतु कार्यवाही होती है वो सभी करी। सीसीटीवी कैमरा देखा, जो भी अपने मानवीय सूत्र रहते हैं उन सबको एक्टिवेट किया। इसके बाद 24 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन करते हुए जो कांड में लूटे गए 25,000 रुपये थे वो, और जो टैब लूटा गया था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कानपुर से आपको ये खबर चौकेरी और आगरा एयरपोर्ट को धमकी मिली है बम से उड़ाने की। कानपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, अज्ञात मेल से कानपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को धमकी मिली है। तो कानपुर से बड़ी खबर, विस्फोटक से एयरपोर्ट को उड़ाने की ये धमकी मिली है। चौकेरी एयरपोर्ट और आगरा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी। स्थानीय पुलिस और CISF की टीम भी जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने छानी इलाके की खाक और ये तलाशने की कोशिश की है कि कहीं कोई ऐसा घातक विस्फोटक न रखा हो। ईमेल मिलने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था
चाक चौबंद कर दी गई है, मुस्तैद कर दी गई है पुलिस बल को। पूरी तरह से देखा जा रहा है कि अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने चौकेरी थाना पुलिस को तहरीर भी सौंपी है। तो इस विस्फोटक को लेकर के एक ईमेल आया था और इसके बाद जो सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बढ़ाते हुए अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई है। सारिका गुप्ता इसी खबर पर है। सारिका, जिस तरह से देखा जा रहा है चौकेरी एयरपोर्ट हो या फिर आगरा एयरपोर्ट की बात करें तो बम से उड़ाने की धमकी मिली, बाकायदे एक मेल भी आया है और अब चूंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिए गए हैं। मेल किसने भेजा था और अभी तक की क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं बता दूं, एक संदिग्ध मेल जो है यहाँ पर आया था, जिसके बाद उस मेल में ये लिखा हुआ था कि एक चकेरी एयरपोर्ट में जो है भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है, जिसके बाद यह सूचना कानपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिली और उसने तुरंत ही स्थानीय पुलिस, CISF और बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ पूरे हवाई अड्डे के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी जांच करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो ईमेल आई थी उसको लेकर थाना चकेरी में तहरीर दी गई है और जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई करी है। हालांकि जिस संदिग्ध नाम से ये तहरीर, ये जो मेल आया था, उसकी जांच करी जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये जांच कहां से और किसने भेजी थी। हालांकि पुलिस चौकन्नी हो चुकी है, पूरी जो एयरपोर्ट की अथॉरिटी है वो भी चौकन्नी है और पूरे एयरपोर्ट की जांच कर ली गई है बाकायदे चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की, और जो जवान तैनात करे गए हैं तो उनकी तैनाती कर दी गई है और अभी भी जांच जो है वो करी जा रही है। सारिका, जिस तरह से मेल आया उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। अगर बात करें कि जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से, अथॉरिटी की ओर से कोई ऐसी बात कही गई हो जिस पर शक और संदेह जताया जा रहा हो? देखिए, इससे पहले भी एक बार कानपुर में एक फोन कॉल आया था और उसको फोन कॉल के बाद जो है पूरा चकेरी एयरपोर्ट का जो प्रशासन है वो एक्टिव हो गया था और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो गया था। 24 घंटे भी नहीं बीत पाए थे और जिसने कॉल करा था उसको अरेस्ट कर लिया गया था। और एक बार फिर अब की बार कॉल तो नहीं आई है, मेल आई है और मेल से ये पता लगाया जा रहा है, साइबर सेल के माध्यम से डिजिटल जो प्रणाली है उसका पूरा ब्यौरा निकाला जा रहा है और उससे ये पता किया जा रहा है कि मेल कहाँ से आई है, किसने भेजी है। और ये अभी जांच जो है वो बराबर चल रही है और इसके बाद देखा जाएगा कि किसने जांच करी, इसका मकसद क्या था और किस तरीके से ये कहां से मेल आई है, उसकी गिरफ्तारी भी होगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए सारिका। खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। ईमेल मिलने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। और शेखपुरा जिले के सिरारी थाना क्षेत्र के वर्मा गांव में एक सूखे तालाब की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अति प्राचीन मूर्ति मिलने से सनसनी फैल गई। काले और चमकीले पत्थर से बनी यह करीब 3 फीट ऊंची मूर्ति ग्रामीणों को मिट्टी की खुदाई के दौरान मिली। मूर्ति की खोज के बाद पूरे इलाके में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने मूर्ति को तालाब किनारे अस्थायी रूप से स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू कर दी। उनका मानना है कि यह मूर्ति सैकड़ों साल पुरानी हो सकती है और यह स्थान कभी धार्मिक दृष्टि से विशेष रहा होगा। घटना की जानकारी प्रशासन को दे दी गई है और ग्रामीणों ने पुरातत्व विभाग से स्थल का सर्वेक्षण कर सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। मूर्ति की अद्भुत शिल्पकला ने स्थानीय लोगों को चकित भी कर दिया है। करनी बोली मजाक खाली कर मजाक हल्का खाली गाँव में है और बर्मा गाँव अभी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ उमा महेश्वरी की गोड्डा में हूल दिवस के मौके पर कारगिल चौक स्थित सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर उपायुक्त अंजलि यादव और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 1855 के संथाल विद्रोह और आदिवासी संघर्ष की चर्चा हुई। अधिकारियों ने उनके बलिदान को प्रेरणा स्रोत बताते हुए युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में स्कूली छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
और मंदसौर से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर टोल नाका पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पूर्व भाजपा विधायक राधेश्याम पाटीदार पर आरोप लगा है। टोल कर्मियों से मारपीट करने का आरोप है और विधायक की बहू दुर्गा विजय पाटीदार से अभद्रता का भी आरोप है। टोल कर्मियों का दावा है कि कमर्शियल ट्रैक्टर से टोल मांगा गया था। मारपीट को लेकर DBL कंपनी ने पुलिस को शिकायत दी। कांग्रेस ने मामले पर सरकार को घेरा, पत्र किया वायरल। पुलिस जांच में जुटी है और आधिकारिक बयान अभी तक कोई नहीं आया है। मंदसौर सुवासरा मार्ग स्थित खेर खेड़ा टोल नाके का है पूरा मामला। तो खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की पुलिस जांच में जुटी है। आधिकारिक बयान अभी तक कोई नहीं आया है। साथ ही साथ मारपीट को लेकर DBL कंपनी ने पुलिस को इस बात की शिकायत दी थी। तो कांग्रेस ने मामले पर सरकार को घेरा है, पत्र वायरल किया है। तो पुलिस जांच में जुट गई है। मामला था कि एक ट्रैक्टर आया था जिसमें कॉमर्शियल लोडिंग थी, पाइप वगैरह लोड थे और उसको 25 तारीख शाम 3 बजे के बीच में घटना है। ट्रैक्टर आया, उसने अभद्रता की टोल कर्मियों से। पता चला कि वो ट्रैक्टर राधेश्याम पाटीदार जी का था, जो भाजपा पूर्व विधायक हैं। तो उनका नाम जब पता चला तो मैं गया लेन पे तुरंत, तो मैंने ट्रैक्टर निकलवा दिया। फिर उसके कुछ देर बाद पूर्व नेता भाजपा पूर्व नेता राधेश्याम पाटीदार जी आए स्कॉर्पियो से, और उनके साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार भी थी। मारपीट तो नहीं कह सकते, उसको समझाइश कह सकते हैं, क्योंकि 22 तारीख को बहू जब लौट के आ रही थी उधर से, तो ड्राइवर के साथ भी उसने बदतमीजी की और में बहू बेटी थी उसके बाद भी बदतमीजी की। दूसरे दिन बेटे ने उसको समझाया तो उसने सॉरी वोरी बोल के हमने। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया महिला सहायता केंद्र सिर्फ कागजों पर ही सक्रिय है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर GRP थाने के बाहर बने इस केंद्र पर ना तो कोई महिला पुलिसकर्मी तैनात है और ना ही महिलाओं की मदद करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था। रेलवे प्रशासन की लापरवाही के चलते यह केंद्र केवल बोर्ड तक सीमित रह गया है। जरूरत पड़ने पर GRP को RPF की महिला सिपाहियों से सहायता लेनी पड़ती है और यात्रियों, खास करके महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इस स्थिति ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मांग उठ रही है कि रेलवे प्रशासन और GRP इस मसले पर तुरंत कार्रवाई कर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करे और ताकि महिलाएं स्टेशन पर खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। है एक भी महिला सिपाही। मैं बात कर रहा हूं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बने महिला हेल्प डेस्क की। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, दिखाइए जरा, ये महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है जिसमें महिलाओं से संबंधित अगर कोई बात या कोई चीज होती है तो महिलाएं इसमें जो सिपाही बैठी रहती है उनसे बातचीत करती रहती है और समस्या का निवारण होगा। लेकिन कानपुर सेंट्रल स्टेशन में बने ये महिला हेल्प डेस्क बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और काफी टाइम से एक भी महिला की यहाँ पे पोस्टिंग नहीं करी जा रही। अगर कल को कोई यहाँ पे महिला अपराध हो जाए, महिला संबंधित अगर कोई समस्याएं हो जाए तो यहाँ पे उनका निवारण करने के लिए महिला सिपाही की नहीं है। कानपुर से के न्यूज के लिए मोहित पांडे, कानपुर। और वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में शिक्षक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमएस के 3000 से ज्यादा शिक्षक और शिक्षिकाओं ने शिरकत की। इस दौरान सुबह शिक्षक और शिक्षिकाओं ने छात्रों के साथ मिलकर चरित्र निर्माण मार्च निकालकर भावी पीढ़ी के नैतिक, चारित्रिक व आध्यात्मिक व उत्थान का अभूतपूर्व अलख जगाया है। दरअसल सीएमएस के पूर्व छात्र शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष में जाने की खुशी में सीएमएस अपने बच्चों, शिक्षकों और उनके अभिभावकों के साथ मिलकर खुशियां मना रहा है। सीएमएस की संस्थापिका डॉक्टर भारती गांधी किंगडन ने कहा है कि शुभांशु शुक्ला के शिक्षा ने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर स्कूल का नाम रोशन किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो अपने छात्रों में क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के साथ ही उन्हें सामाजिक मुद्दों पर भी जागरूक करने पर जोर देती है। यही नहीं, सीएमएस की सुपीरियर प्रिंसिपल एवं क्वालिटी इंश्योरेंस एवं इनोवेशन डिपार्टमेंट की हेड सुष्मिता घोष ने स्वागत भाषण में कहा कि स्कूल के कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों का वो आभार व्यक्त करती हैं। और इस दौरान गोमती नगर विस्तार के स्कूल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व आईएएस आलोक रंजन और पीजीआई के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने स्कूली छात्र छात्राओं के सामने संबोधन दिया। पूर्व आईएएस आलोक रंजन ने ए टॉक ऑफ हैप्पीनेस विषय पर भाषण देते हुए जीवन जीने की कला पर प्रकाश डाला, तो वहीं दूसरी ओर पीजीआई के वरिष्ठ चिकित्सक गौरव अग्रवाल ने ब्रेस्ट कैंसर पर जनमानस को जागरूक भी किया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है आज ये सीएमएस में टीचर्स के उनके रिस्पेक्ट के लिए उनको टीचर्स का वेलकम फंक्शन आज सीएमएस में ऑर्गेनाइज किया गया है और सीएमएस में 3000 करीब टीचर्स हैं। इतना बड़ा ये स्कूल सिस्टम है और आज सब यहाँ पे उपस्थित हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ के जो देखा, जो यहाँ के स्टूडेंट शुभांशु शुक्ला आज स्पेस स्टेशन में गए हुए हैं, उनके बारे में पूरा दिखाया गया और वहाँ से उन्होंने एड्रेस किया सबको, तो बहुत ही गर्व की फीलिंग हुई, एक प्राइड की फीलिंग हुई। ये सीएमएस का एक स्टूडेंट वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हुए हैं और सिर्फ दिखाता है कि सीएमएस क्या वैल्यू सिस्टम जो है अपने बच्चों को देता है, क्या सिखाता है, क्या डिसिप्लिन देता है, क्या उनके अंदर उम्मीद लाता है, क्या एस्पिरेशंस लाता है। बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत हुआ। मैंने अभी देखा कार्यक्रम में सुबह से बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। आज सुबह डिजिटल लिटरेसी भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो डिजिटल लिटरेसी एक तरीके का बहुत बड़ी चीज़ है जो आनी चाहिए, इंडिया में फैलनी चाहिए, लेकिन बच्चों को इसके बारे में कॉशन भी करना चाहिए। कि ने ही खुद अपने लिए प्रोग्राम्स बनाए हैं। हर एक कैंपस के टीचर अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एक वर्ल्ड पार्लियामेंट दिखाई जिसमें बच्चों को क्रिटिकल डिजिटल लिटरेसी के बारे में कितना आवश्यक है कि बच्चों को उसके बारे में सिखाया जाए, बताया जाए, क्योंकि आजकल बच्चे सोशल मीडिया से ही, और हम सभी लोग सोशल मीडिया से इंक्रीजिंगली न्यूज़ का सोर्स वो है, और हम लोग बहुत आसानी से बच्चे बिलीव कर लेते हैं जो भी सोशल मीडिया पर होता है। तो जो भी जना उस कंटेंट को क्रिएट कर रहा होता है उसके बारे में धारणा होती है, एक बिलीफ होता है जो यूज़ कर रहा है कंटेंट को, देख रहा है, पढ़ रहा है कि ये सत्य ही होगा। लेकिन जिसने वो उसको क्रिएट किया है उसके मोटिवेशंस क्या हैं और वो किस तरीके की बात कह रहा है, क्या वो बाकी चीज़ों से उसकी पुष्टि होती है, क्या ये जो साक्ष्य हैं उससे उसकी पुष्टि होती है, ये बातें बच्चे नहीं जानते। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है स्कूल्स की और टीचर्स की कि वो बच्चों को इस तरीके की भी सीख दें। सिर्फ विषयों का ज्ञान कराना अब पर्याप्त नहीं है, ये बहुत आवश्यक है कि बच्चे ये भी सीखें कि जो डिजिटल वर्ल्ड में हम हैं उसको किस तरीके से सावधानी से और बुद्धिमत्ता से उसको नेगोशिएट किया जाए। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में 62-63 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, उनकी समुचित शिक्षा हो। हमारे यहाँ कई हज़ार सेक्शंस हैं बच्चों के,
और 3000 के ऊपर टीचर्स हैं, तो इनको मार्गदर्शन देना कि आपको बच्चों को कैसे हैंडल करना है। कुल 200 वर्किंग डेज होते हैं। 200 वर्किंग डे में हमें 3 काम करने होते हैं। एक तो बस्ता जितना है वो पढ़ाना होता है, उसको हम कहते हैं मटीरियल एजुकेशन। एक उनके बहुत सारे क्लब्स बनाए हैं जिसमें वो लोग लीडरशिप लेते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसे हम मानवीय शिक्षा या ह्यूमन एजुकेशन कहते हैं। तीसरा जो हमारा लक्ष्य है बच्चों को, वो है आध्यात्मिक शिक्षा देने का, जिसे तीसरे वाले को हम कहते हैं डिवाइन एजुकेशन। तो उसमें तीनों में टीचर्स को रीओरिएंट करते हैं हर साल। हमने आज शुरू किया था। 11 दिन का इनका रीओरिएंटेशन हुआ है और इन्होंने सवेरे 8 बजे से 2-2:30 बजे तक लगातार अपने को नए बच्चों के लिए और नए सत्र के लिए अपनी ओरिएंटेशन की है, उसको पढ़ा है जो इन्हें कराना है तीनों प्रकार की शिक्षा के लिए। तो उसके पहले उनको हम क्या दे रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं। और कानपुर में बढ़ती बाल मृत्यु दर को देखते हुए GSVM मेडिकल कॉलेज ने बड़ा कदम उठाया है। कॉलेज ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स से समन्वय स्थापित कर गजनेर क्षेत्र में बच्चों की जान बचाने की पहल शुरू की और इस परियोजना के तहत संस्था ने शुरुआती तौर पर 7.5 लाख रुपए का फंड दिया है। इसके अलावा खास तौर पर देखा जा रहा है कि एक खास सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जो गंभीर लक्षणों की जानकारी ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाएगा। बच्चों की निगरानी के लिए सेंसर बैंड का भी इस्तेमाल होगा जो किसी भी खतरे की स्थिति में डॉक्टर को अलर्ट करेगा। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यशवंत राव के नेतृत्व में यही योजना लागू की जा रही है और जल्द ही NICU में एडमिट बच्चों की 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। नमस्कार। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि GSVM मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने रिसेंटली काफ़ी नए हम लोग कार्य कर रहे हैं और रिसर्च वर्क में एक कड़ी में हम लोगों ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो हर साल ग्रांट प्रोवाइड करती है ऐसे नए क्रिएटिव वर्क्स के लिए, स्पेशली ये जो हमारा रिसर्च वर्क है उसके लिए। तो इसमें हम लोगों ने हमारे यहाँ से एक प्रस्ताव डॉक्टर यशवंत राव के द्वारा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स को भेजा गया था, जिसमें टारगेट है कि जो नवजात बच्चे हैं जो कानपुर देहात में गजनेर थाना क्षेत्र है उसमें जो बच्चे हैं वहाँ पे उनके अक्सर माओं को ये नहीं पता होता कि बच्चे जो पैदा हुए हैं उनके अंदर गंभीर लक्षण क्या है। पहले तो हमको प्रिंटेड मटेरियल देंगे कि बच्चे अगर गंभीरता के ये लक्षण है, उसके अलावा एक कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज जाएगा मदर को कि अगर आपको कोई गंभीर इनमें से कोई गंभीर लक्षण लगते हैं तो तत्काल सूचित करें। और मथुरा से खबर आपको बता देते हैं जहां पर थाना जमुनापार इलाके के लक्ष्मी नगर रेलवे ट्रैक पर अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई है और आशंका है कि ट्रेन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत हुई है। शरीर पर कई चोटों के निशान भी देखे गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगातार शव का शिनाख्त चूंकि देखा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है।
और बता देते हैं खबर कानपुर से, जहां पर जोहानाबाद रोड स्थित वेंसन रिजॉर्ट में किक्की संस्था का नवा स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर किसान मेला आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में किसानों को उन्नत खेती, पशुपालन और उद्योग से जोड़कर आय बढ़ाने के गुर भी बताए गए हैं। कार्यक्रम का आयोजन उमाशंकर सचान और अजीत सचान समेत किक्की के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। संस्था से जुड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर और उद्यमियों ने किसानों को अपने अनुभव साझा किए हैं और बताया है कि कैसे परंपरागत खेती को वैज्ञानिक तरीके से अपनाकर लाभदायक बनाया जा सकता है। और इस मौके पर उपस्थित सतना सांसद गणेश पटेल ने कहा कि किसान प्रशिक्षण लेकर खेती और पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाएं और सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के आत्मनिर्भर भी बने। पूरे देश में काम कर रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा काम हो रहा है, विभिन्न राज्यों में हमारा संगठन विस्तारित है और किसी का मेन उद्देश्य है जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान भाई, उनको उनके सही जगह पे पहुंचाया जाए। उनको किसी भी तरीके से जो वो व्यापार जो कृषक काम कर रहे हैं उसमें जो ओरिजिनल चीज है उससे उनको लेकर के एरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक खेती की तरफ लाया जाए और प्लस उसके साथ साथ जैविक खेती में उनको डाला जाए, साथ साथ उनको उद्यमी बनाया जाए। उद्यमी बनाने का मतलब है कि हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि गांव में जहां 15-20 गांव एकत्रित हैं उनके सेंटर में एक मॉल की स्थापना की जाए। मॉल मतलब ये दिल्ली वाले मॉल, वो मॉल नहीं, ग्रामीण में एक बड़ा सा हॉल हो, उसमें हम सभी लोगों को जोड़ें और जो उत्पादित करें उसको बेचने के लिए वहीं के माध्यम से हम उसको बेच सकें। आज हमने किक्की का नवा एनुअल डे सेलिब्रेशन यहाँ घाटमपुर में रखा और थीम भी किसान बनेगा उद्योगपति। मेन हमारा ये किक्की संस्था जो है कम्युनिटी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मकसद है कि हम किसानों को अधिक से अधिक कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, उनकी आय का स्रोत कैसे बढ़ा सकते हैं, उसी थीम पर हमारा आज का कार्यक्रम था। किसान बनेगा उद्योगपति का एक कार्यक्रम घाटमपुर के जहानाबाद स्थित वेंसन रिसोर्ट होटल में किया गया था, जिसको लेकर के सतना के सांसद किसानों के बीच पहुंचे हैं। किसान कैसे सर, किसान करोड़पति कैसे बनेगा, उद्योगपति कैसे बनेगा, क्या किसानों को मंत्र देंगे आप? किक्की संगठन ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और सचमुच इसकी ज़रूरत थी देश भर में। और किसान तो सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन किसान के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। किसानों के बच्चे अच्छे से कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और जो सर्विस नहीं किए उनके लिए भी एक अवसर है। और मुख्यतः जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सोचना है कि किसानों की आमदनी कैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़े, जीडीपी में किसानों का योगदान और बढ़े। हाँ, हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, अब इसके माध्यम से हमारे युवाओं में ये प्रेरणा बढ़ेगी कि हम प्रोसेसिंग यूनिट डालें। जैसे डेयरी है, अब डेयरी ये तो किसानों का है जी, लेकिन फ़ायदा किसको मिल रहा है? दूसरों को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स है, आज जो किसान का वेजिटेबल उसका भाव उसको कम मिलता है, इसलिए कि जो बिचौलियाँ हैं वो तमाम ले जाकर के बड़ी बड़ी मंडियों में उसको बेचते हैं। तो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारा जो एग्रीकल्चर बेस्ड है वही सबसे बड़ा है। हमारा एग्रीकल्चर बेस जो है हमारा, वही हमारी इंडस्ट्री का बेस बनेगा और उसी से हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और हम जीडीपी में हमारा बहुत बड़ा योगदान बढ़ेगा। और जौनपुर के चौंघई क्षेत्र में मछली शहर वाराणसी नेशनल हाईवे 731B के निर्माण में बाधा बने अतिक्रमण को प्रशासन ने सोमवार को हटवा दिया है और चौका गांव में कई लोगों ने सड़क निर्माण की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था। पूर्व में नोटिस और पैमाइश के बावजूद सहयोग न मिलने पर प्रशासन, NH विभाग और पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। निजी अस्पताल समेत कई निर्माण ढाए गए और अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनहित में किसी भी अड़चन को अब सहन नहीं किया जाएगा।
अमरोहा में बीते 24 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं नगर पालिकाओं की लचर सफाई व्यवस्था की पोल भी खोल दी है। तापमान में करीब 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन शहर की सड़कों पर जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गजरौला की मंडी समिति और MGA कॉलोनी के सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और दूसरी ओर गंगा नदी के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे किनारे बसे 50 से अधिक गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी जारी की है। खबर बरेली से। देवरनिया थाना क्षेत्र के दमखोदा नहर पुलिया के पास में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस की शातिर चोरों से हुई मुठभेड़ और जवाबी फायरिंग में मोहम्मद जुनैद के पैर में लगी गोली दूसरा साथी अरमान चुकी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी जुनैद को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया और चोरों के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस चाकू जब्त किया गया है। 8500 रुपए मोटर और 14 किलो कॉपर क्वाइल के टुकड़े भी बरामद किए हैं। थाना देव के रिक्शा निवासी श्री हसीन द्वारा दिनांक 24 तारीख को थाने पर आकर सूचना दी गई कि उनकी नवनिर्मित JS एग्रो मिल कंपनी से अज्ञात चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर व मोटर्स का काफी सारा कॉपर चुरा लिया गया है और उसका तेल चुरा लिया गया है। इस संबंध में तत्काल थाना देवरनिया पर BNS की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी घटना के खुलासे के लिए तत्काल एक टीम का गठन किया गया। नोएडा में स्कूलों में चल रही बसों की फिटनेस को लेकर ARTO प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है और ARTO सियाराम वर्मा ने जानकारी दी कि जिले में 1900 स्कूल बसें पंजीकृत हैं और वहीं 15 जून से फिटनेस ड्राइव है चल रही है, लेकिन अब तक 25 बस मालिकों ने वाहन की फिटनेस नहीं करवाई है। ARTO ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 2 दिनों में इन बसों का फिटनेस नहीं कराया गया तो संबंधित बसों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और गाड़ियों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कार्रवाई के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक और जिलाधिकारी के माध्यम से पत्राचार भी जारी किया जाएगा। प्रशासन की सख्ती का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। अगर हम स्कूल बसों की बात करें तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में लगभग 1900 बसें पंजीकृत हैं स्कूलों के नाम से। लगभग 15 जून से इन बसों का फिटनेस ठीक कराने के लिए कार्यालय से सभी बस मालिकों को, स्कूल के संचालकों को फोन करके सूचित किया गया कि अपने वाहनों का फिटनेस करवा लें। मैक्सिमम लोगों ने फिटनेस करवा भी लिया है। लगभग 25 बसें ऐसी हैं जिनका फिटनेस नहीं करवाया गया है। इनको चेतावनी दी जा रही कि अगले 1-2 दिन में अगर ये फिटनेस नहीं करा लेते हैं तो इनके बसों का पंजीयन निलंबित किया जाएगा और उसके बाद उसको पंजीयन निरस्त करके गाड़ी को यहाँ से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से कि अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं तो इनकी स्कूल की मान्यता के खिलाफ भी आवश्यक लिखा पढ़ी किया जाए। खबर लखनऊ से आपको बता देते हैं, जहां पर राजधानी के चुनहट इलाके में बीती रात 2 गुटों ने बीच सड़क पर बवाल और फायरिंग करते हुए सनसनी फैला दी।
खबर पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों को दहशत जदा इलाकाई लोगों ने आंखों देखा मंजर बताया है और पुलिस के मुताबिक मालहौर के पुरवा इलाके से पेट्रोल पंप के पास बीती रात स्कूटी सवार मानस मिश्रा और अनुराग और काले रंग की बिना नंबर के स्कॉर्पियो कार सवार शेखर कौशल व अमितेश यादव गुटों के बीच किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई। विवाद के बीच ही विवाद बढ़ाने पर आमादा स्कॉर्पियो सवारों ने फायर झोंकना शुरू कर दिया, जबकि स्कूटी सवार लोगों को गाड़ी छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 32 बोर का एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी पकड़ा है। पुलिस ने विवाद, मारपीट और फायरिंग मामले में मौके से युवराज नाम के व्यक्ति की एक्टिवा स्कूटी बरामद की है और पुलिस की मुताबिक जांच शुरू करने पर संबंधित सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। माना जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते आमना सामना होने पर दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई और सरेराह हुई गोलीबारी से स्थानीय बाशिंदों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। अफसरों के निर्देश पर चौकी इंचार्ज मालहौर विकास तिवारी ने वादी के तौर पर हत्या के प्रयास और 7 CLA के तहत FIR दर्ज की है। और अगली खबर विकासनगर से। बरसात के मौसम के चलते आपदाओं से बचने के लिए सरकार और प्रशासन पहले से सतर्क दिखाई दे रहा है, जिसके चलते विकासनगर तहसील प्रशासन, SDRF, फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों ने आपसी समन्वय के साथ आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा है। SDM विकासनगर विनोद कुमार ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि किसी भी आपदा की स्थिति में सभी विभागों की प्रतिक्रिया त्वरित और समन्वित हो ताकि जान माल की हानि को न्यूनतम किया जाए। आज जो पूर्व निर्धारित था आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से एक निर्देश था कि एक मॉक ड्रिल की जानी है, जिसमें ये सूचना थी कि शक्ति नहर में कुछ लोगों के डूबने की सूचना थी और उसको रेस्क्यू किया जाना था। उसी के क्रम में आज ये समस्त जो हमारे आपदा राहत बचाव कार्य में कार्य करने वाले लोग हैं उनकी एक टीम का गठन किया गया था और हमारे द्वारा एक स्टेजिंग एरिया तिकोनिया पार्क जो है डाक पत्थर में इस्टेब्लिश किया गया था और उसके साथ साथ डॉक्टर्स की और अन्य जो टीमें थी, सहायक टीमों की तैनाती की गई थी और उसके क्रम में 3 लोगों को उसमें रेस्क्यू किया गया है। उत्तराखंड के डोईवाला तहसील में विभागों के साथ आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डोईवाला के शाहिद दुर्गा मल्ल डिग्री कॉलेज के परिसर में उत्तराखंड पुलिस के साथ तहसील प्रशासन, NDRF, SDRF, BSF और तमाम अन्य विभागों के साथ आपस में तालमेल बनाते हुए सबको ब्रीफ किया गया है। तो मिलकर राहत और रेस्क्यू कार्य करना है। बता दें कि SDM डोईवाला अपर्णा डोंडियाल ने सभी विभागों की तैयारी परखी है और जांचा परखा है।
जो ब्लड है, ब्लड से निपटने के लिए सभी साजो सामान ठीक ठाक है और सबको पहले से ही चेक कर लिया जाता है ताकि जो भी इमरजेंसी होगी उसमें आसानी से उसको रेस्क्यू या फिर कोई भी ऑपरेशन है उसको कंडक्ट किया जा सके। राहत और रेस्क्यू के लिए कितनी तैयारियां? सर पहले से ही हम ट्रेनिंग करके रखते हैं, जो हमारे साजो सामान और इक्विपमेंट है उनको चेक करके रखते हैं और कभी भी जो भी जरूरत होगी, जरूरत के हिसाब से हम अपनी टीमों के साथ जो भी साजो सामान है उसको ले जाकर ऑपरेशन मेंबर यहाँ पर रहती है। सर टीमों की जो बनावट होती है, हमारी एक टीम की बनावट जिसमें 47 पर्सनल रहते हैं। देखिए सर, SDRF मानसून सत्र हो चाहे चार धाम यात्रा हो, हमेशा SDRF तैयार और तत्पर रहती है और मानसून सत्र के लिए विशेषकर SDRF ने काफ़ी तैयारी की है। हर जगह मानसून पे जो यात्रा कालीन हमारी पोस्टें हैं या मानसून की जो पोस्टें हैं, हर जगह हमारी स्ट्रेंथ फुल है और हमारा जो इक्विपमेंट है सारे चालू और काम की हालत में है और अभी SDRF की टीम हर जगह अलर्ट मोड में मौजूद रहती है। तैयारी तो हमारी 24 घंटा ऑलरेडी रहती है। बाकी ये विशेष तैयारी के लिए हमारे पास पंप में गाड़ी में अवेलेबल है। जब भी कोई सूचना आती है तुरंत हम पहुंच जाते हैं। कल की घटना जो जल भराव हुआ था उसमें 2 जगह फायर सर्विस द्वारा कॉल आई गई थी, जिसमें एक अटूर वाला में पानी निकाला गया, बेसमेंट में पानी भरा था 2-2 फीट का, जिसमें कुछ पानी निकाला गया। बाकी एक जगह तब तक उसने मालिक ने JCB बुलाकर और स्वतः पानी चले गया। कि आज हमने आपदा के दृष्टिगत एक मॉक ड्रिल किया था जिसमें ये सूचना थी कि केशव बस्ती में हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया था जहाँ पे जल भराव की शिकायत आई थी। उसके बाद हमने टीम मूव करी तो लगभग 9 बजे हमारे पास शिकायत आई और विभिन्न टीमें जिसमें राजस्व विभाग था, नगर पालिका थी, फॉरेस्ट था, SDRF थी, NDRF थी, पुलिस विभाग था, मेडिकल टीम थी। सभी ने अपने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ठीक से निभाई और वहां से रेस्क्यू किया। खबर हरिद्वार से, जहां मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और यहां पहले से लगातार जारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। जिले के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा नदी का जलस्तर भयावह दिखाई दे रहा है और इसीलिए ताजा रेड अलर्ट के बाद होने वाली बारिश गंगा के जलस्तर को वार्निंग लेवल के ऊपर ले जा सकती है। जलस्तर 291.95 मीटर है और हमारे यहाँ चेतावनी का स्तर 293 मीटर है, खतरे का निशान 294 मीटर है। तो अभी चेतावनी स्तर से हम लगभग 1 मीटर से अधिक नीचे हैं और खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर से अधिक नीचे हैं। अभी कल हमारा 1,50,000 के ऊपर डिस्चार्ज यहाँ से पास हुआ था और अभी 11 बजे लगभग 92,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज पास हुआ है यहाँ से। तो अभी हमारे यहाँ ऐसी स्थिति सामान्य है। जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में है, अन्य विभागों के अधिकारियों और अपने विभाग के अधिकारियों जो हमारे डाउन स्ट्रीम में उनके लगातार संपर्क में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। 24 घंटे हमारी फ्लड कंट्रोल रूम की ड्यूटीज़ है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगी हुई है, स्टाफ लगातार ड्यूटी पर है, बंदे पर और वाटर लेवल की निगरानी की लगातार स्टाफ ड्यूटी पर है और हम लोग स्वयं उसकी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ताजमहल में फायरिंग से जुड़ी एक खबर। ताजमहल पार्किंग में फायरिंग का मामला है। आगरा से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया है और गाड़ी भी सीज कर दी है। वहीं मथुरा नंबर की कार में बैठे युवक ने फायरिंग की थी। खबर आगरा से बता रहे हैं, कार को 500 मीटर दायरे में ले जाने का दबाव भी बना था। चूंकि देखा जा रहा है कि मथुरा नंबर की ये कार थी, बैठे हुए युवक ने फायरिंग की थी और अब चूंकि देखा जा रहा है कि कार को 500 मीटर दायरे में ले जाने पर दबाव बनाया गया। पुलिस ने गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक लिया था। आगरा में पार्किंग में फायरिंग को लेकर के पूरा मामला है। पुलिस गहनता के साथ मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।